आज हमने क्या पढ़ा है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे कहते हैं पैलिडम। हमने बोला इसका कितना होता है, सरफेस एरिया 2.2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की? 1.4 से 4 मिलीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कुछ लोब्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी लेयर्स पढ़ेंगे, जो 6 लेयर्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो पढ़ेंगे। उसके बाद लेफ्ट और राइट, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर 2 पाथवे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। इसे क्या कहते हैं? पैलिडम भी कहते हैं। इसका जो सरफेस एरिया 2.2 स्क्वायर मीटर है, और ऑलमोस्ट 8 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो हमें सेरिब्रम से कहते हैं बिग ब्रेन। और इसको हम लास्ट रिसीविंग स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो सेंसेशंस आ रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, फिर मेडुला में जा रही हैं, फिर थैलेमस जो आपको पता है रिले सेंटर है, सारी सेंसेशंस को पहले चेक पॉइंट में चेक करता है, एक्सेप्ट द सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन। और जो लास्ट स्टेशन है वो कौन सा है? पैलिडम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलिए फाइलोजेनेटिकली एवोल्यूशनरी अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो 2 पार्ट्स में करते हैं, एलो कॉर्टेक्स और नियो कॉर्टेक्स। नियो मीन न्यू, न्यू कॉर्टेक्स, उसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स होती हैं। और जो एलो कॉर्टेक्स है, जो ओल्डेस्ट पार्ट है, उसकी 2 टाइप्स हैं, आर्ची कॉर्टेक्स एंड पेलियो कॉर्टेक्स, और इसकी जो लेयर्स हैं लेस देन 6 हैं। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ड्रॉ करना, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। उसके बाद जो हमने सबसे पहले लेयर बनाई, सर्कस बनाया, ये वाला जो लैटरल सर्कस है, या सर्कस ऑफ सेल्वियस भी कहते हैं जिसको, सर्कस ऑफ सेल्वियस, एक लेटरल सर्कस बनता है जो कि सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से। उसके बाद बिल्कुल लेटरल सर्कस या सर्कस ऑफ सेल्वियस के परपेंडिकुलर एक सर्कस होता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल सर्कस या फिर सर्कस ऑफ रोलैंडो। ये वो सर्कस है जो सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से। तीसरा सर्कस हमने पढ़ा पैराइटो ऑक्सीपिटल गायरस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जो सेपरेट करता है पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से, ठीक है। ये होगी सेपरेशन चारों लोब्स की। हमने बोला 5वां लोब भी है जिसे हम कहते हैं इंसुला। फ्रंटल लोब की अगर बात करें, सबसे पहले ये सेंट्रल सर्कस से जो इंटीरियरली गायरस है, कहते हैं जी प्री सेंट्रल गायरस। इसमें कुछ एरियाज हैं, ब्रॉडमैन एरिया, ब्रॉडमैन ने ब्रेन को मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड किया था। जो एरिया बिल्कुल प्री सेंट्रल है वो है ब्रॉडमैन एरिया 4, जिसे कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। उसके आगे है ब्रॉडमैन एरिया 6, जिसे कहते हैं प्री मोटर एरिया। उसके आगे है ब्रॉडमैन एरिया 8, जिसे कहते हैं फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर इनिशिएशन होती है किसी भी मोटर एक्टिविटी की, वो ब्रॉडमैन एरिया 4 पे होती है, जो कि प्राइमरी मोटर एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये 1/4 होता है ऑफ द फ्रंटल लोब, और इसमें एरिया 9, एरिया 10 और एरिया 11 है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रंटल लोब में वो है ब्रोकास एरिया, एरिया 44, एरिया 45। अगर हम इसकी इसी पैथोलॉजी भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं, अगर तो सारे मोटर पार्ट में डैमेज हो जाए तो कंट्रालैटरल मोटर पैरालिसिस हो जाएगी। अगर सिर्फ B4 मतलब ब्रॉडमैन एरिया 4 में डैमेज हो, प्राइमरी मोटर एरिया में इरिटेटिव लीजन हो, तो उसे कहते हैं जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर। जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर में क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में भी हैंड और में भी फुट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगर B6 ब्रॉडमैन एरिया 6 जो कि हमारा प्री मोटर एरिया है, अगर सिर्फ ये एरिया डैमेज हो, ट्रामा हो, लीजन हो, तो क्या होता है एपरेक्सिया, इनएबिलिटी ऑफ स्किल्ड मूवमेंट, इज कॉल्ड एपरेक्सिया। अगर B8 जो हमारा फ्रंटल आई फील्ड है, ये डैमेज हो तो हमारा इनएबिलिटी ऑफ द कंट्रालैटरल गेज की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स द लीजन चली जाती है हमारी गेज, लीजन की तरफ मूव कर पाती है। और अगर हमें पता है फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका फंक्शन वैसे नॉर्मली क्या है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, प्लानिंग एंड बिहेवियर, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इस पे डिपेंड करती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसमें ज़्यादातर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, डोपामिन ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ट्यूमर होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन, कोई भी पैथोलॉजी होती है, तो प्री फ्रंटल के सारे जो पर्सनालिटी के फैक्टर हैं वो तो ख़राब होंगे ही होंगे, प्लस चांसेस हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाए, क्योंकि पता है ये कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स वैसे इधर ज़्यादा हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। और जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं उसमें वो उनका मैकेनिज्म एक्शन ही एंटी डोपामिनर्जिक है। तो यहाँ वैसे डोपामिन ज़्यादा थी, ट्यूमर की वजह से और डोपामिन बढ़ जाएगी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिलोजन, हेलुसिनेशन, बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं।
उसके बाद ब्रोकाज एरिया जो कि मोटर सेंटर है या फिर स्पीच सेंटर है, और जहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी ब्रोकाज एरिया पे तो एफेजिया होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया या फिर मोटर एफेजिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब समझ लें कि आप मोटर जो भी काम है ना, चाहे मोटर स्पीच है, मोटर एक्टिविटीज़ हैं और पर्सनैलिटी है, ये सारा फ्रंटल लोब का काम है। उसके बाद आ गया पैराइटल लोब, पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड सुपीरियर टू द पोस्टरो ऑक्सीपिटल गायरस। इसमें जो सबसे पहले प्राइमरी सेंटर ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, या प्राइमरी जो एरिया है सेंसरी फाइबर्स का, वो है ब्रॉडमैन एरिया 312, जो प्राइमरी सेंटर है। और सेकेंडरी सेंटर है जो, या एसोसिएटेड सेंटर है, वो है ब्रॉडमैन एरिया 5 और 7, ठीक है। जो सुपीरियर पैराइटल लोब में प्राइमरी सेंटर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, और इंफीरियर पैराइटल लोब में सेकेंडरी एसोसिएटेड है। सुपीरियर और इंफीरियर पैराइटल लोब को डिवाइड कौन करता है? सुप्रा मार्जिनल गायरस, ठीक है, जो कि पड़ा होता है एरिया 40, और एक होता है एंगुलर गायरस, यहाँ पड़ा होता है, जो पड़ा होता है एरिया नंबर ब्रॉडमैन एरिया 39। अब अगर तो पूरे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? कंट्रालैटरल जो है ना सेंसेशन लॉस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो सेंट्रल प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया ब्रॉडमैन एरिया 312 ये डैमेज होगा तो कंट्रालैटरल लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाएंगी। और अगर एसोसिएटेड एरिया ब्रॉडमैन एरिया 5-7 में प्रॉब्लम हो तो टैक्टाइल एग्नोसिया हो जाएगा, टच करने से इनएबिलिटी टू परसीव थिंग्स विद टच, एक उसे कहते हैं टैक्टाइल एग्नोसिया। टच करने से, फॉर आंखें बंद है, टच करने से मुझे पता चल रहा है ये मार्कर है, लेकिन वैसे टैक्टाइल एग्नोसिया में टच करने से मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी क्या है। उसके बाद आता है हमारा, अगर सुपीरियर पैराइटल लोब डैमेज हो जाए, ओवरऑल सुपीरियर पैराइटल लोब डैमेज हो तो एस्टीरियोजेनोसिस हो जाती है, मतलब इनएबिलिटी टू परसीव समथिंग विद द हेल्प ऑफ फीलिंग्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारा पैराइटल लोब के बाद ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में क्या है कि हमारा एक्साइटल एरिया जो प्राइमरी विजुअल सेंटर है एरिया 17। उससे पहले हमारे पास है कैल्केरियन सल्कस। कैल्केरियन सल्कस वो सल्कस है जो ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड करता है, सुपीरियर क्यूनियट गायरस और इंफीरियर लिंगुअल गायरस, सुपीरियर क्यूनियट गायरस और इंफीरियर लिंगुअल गायरस, अगर आप जूम कर पाए तो 17 एरिया है, ये प्राइमरी सेंटर है फॉर विजन। एरिया 18 और एरिया 19 एसोसिएटेड एरियाज है। अगर एरिया 18 और एरिया 19 हो तो विजुअल एग्नोसिया हो जाता है, और अगर एरिया 17 डैमेज हो तो कंट्रालैटरल हेमियनोपिया होता है विद मैकुला स्पेयरिंग। फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड का 17 साइटल एरिया जो प्राइमरी सेंटर है फॉर विजन वो डैमेज हो, राइट साइड का डैमेज हो जाए तो क्या होगा? कंट्रालैटरल लेफ्ट साइड का, ये देखिए लेफ्ट साइड है और ये भी लेफ्ट साइड है, कंट्रालैटरल हेमियनोपिया विद मैकुला स्पेयरिंग। मैकुला स्पेयर क्यों होता है? बिकॉज मैकुला को मिडल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, तो ये इंटैक्ट रहता है जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम पढ़ें ये 17, 18 और 19 का जो कनेक्शन है एरिया 20 और 21 के साथ विद द हेल्प ऑफ ब्लॉब जोन। अगर ये ब्लॉब जोन डैमेज हो जाए, जो कनेक्शन है 17, 18, 19 का 20, 21 के साथ, तो दो पैथोलॉजीज होती हैं, एक्रोमेटोप्सिया और प्रोसोपाग्नोसिया। एक्रोमेटोप्सिया में क्या होता है? सब कुछ ग्रेश कलरेशन हो जाती है, जिस तरह हम जब छोटे होते हैं तो एनके यूज करते हैं ना ग्लासेस रेड कलर की या ग्रीन की, तो फॉर एग्जांपल हम ग्रे कलर की समझ लें ग्लासेस यूज कर रहे हैं आप, अब सब कुछ आपको ग्रे नजर आएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे आप। उसके बाद प्रोसोपाग्नोसिया होता है, आप फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, प्रोसोपाग्नोसिया। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट टेम्पोरल लोब। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने शुरू किया था 41, 42 जो कि सेंटर है, प्राइमरी सेंटर है फॉर हियरिंग, और 22 जो है वो सेकेंडरी सेंटर है या एसोसिएटेड सेंटर है ऑफ हियरिंग। अब जो प्राइमरी सेंटर है हियरिंग का, इसकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसे कहते हैं वर्निकीज एरिया। वर्निकीज एरिया के 3 पार्ट्स हैं, एरिया 22, एरिया 39, एरिया 40। एरिया 39 से जो गायरस जाता है उसे कहते हैं एंगुलर गायरस, और एरिया 40 से जो गायरस जाता है उसे कहते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, जो कि डिवाइड करता है पैराइटल लोब को, सुपीरियर पैराइटल लोब को और इंफीरियर पैराइटल लोब में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि एक और सर्कल से कहते हैं कैलोसो मार्जिनल फिशर, जो डिवाइड करता है टेम्पोरल लोब को अमिगडालाइड पार्ट से। ये जो पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं लिम्बिक एसोसिएटेड पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, लिम्बिक एसोसिएटेड एरिया इन द टेम्पोरल लोब। इसमें मेडुला है, हिप्पोकैम्पस है, प्रीफॉर्म है। हमने बोला कि जो हमारा पैरामिगडालाइड या प्रीफॉर्म एरिया है, ये सेंटर है फॉर ऑल्फैक्शन
और इसका ब्रॉडमैन एरिया है एरिया 28। ठीक है, और यहाँ हमने एक चीज छोड़ दी कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में एक है ब्रॉडमैन एरिया 43 जो कि सेंटर है फॉर टेस्ट। हमें पता है कि टेस्ट के लिए कौन सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस, और ब्रेन में जो सेंटर है टेस्ट का वो है ब्रॉडमैन एरिया 43 प्रेजेंट एट द पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो ये था हमारा फ्रंटल लोब, उसके बाद पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। और अगर हम ऑडिटरी देखें, अगर तो एक साइड की ऑडिटरी सेंटर डिस्टर्ब हुआ तो पार्शियल लॉस होगा, लेकिन अगर 22 डैमेज हो गया है जो कि एसोसिएटेड एरिया है फॉर हियरिंग, तो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच नहीं हो पाएगी, जिसे कहते हैं वर्ड डेफनेस। आप वर्ड डेफनेस हो जाती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, उसके बाद ओवरऑल हम अगर सारी सिरेब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनैलिटी चेक करनी हो, डायग्नोज करना हो, 3 चीज़ें आजकल हो रही हैं, MRI, कैट एंड पैट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये 3 चीज़ें हम कर रहे हैं फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द पैलिडम, सिरेब्रल कॉर्टेक्स या सिरिब्रम। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ना चाहते हैं कि 6 लेयर्स ऑफ सिरेब्रल कॉर्टेक्स। हमें पता है सिरिबैलम में 3 लेयर्स होती हैं और सिरिब्रम में 6 लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली लेयर है मॉलिक्यूलर लेयर या फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, दूसरी है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, तीसरी है एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, चौथी है इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, पांचवी है इंटरनल पैरामिडल लेयर, छठी है मल्टीफॉर्म लेयर। कुछ सेल्स हैं जो मुख्तलिफ पैरामिड जो लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल याद रखने के लिए कि पैरामिडल सेल्स है ना, फॉर एग्जांपल जो लेयर्स हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल है या इंट्रा पैरामिडल है, जो भी पैरामिडल लेयर्स हैं इसमें पैरामिडल सेल्स होंगे और सेल्स कौन से होंगे, सेल्स ऑफ मार्टिनोटी। 2 टाइप के सेल्स पैरामिडल सेल्स में होंगे, चाहे वो एक्सटर्नल पैरामिडल है या वो एक्सटर्नल पैरामिडल है या फिर इंटरनल पैरामिडल है। देख लें, एक्सटर्नल पैरामिडल में पर्किंजी सेल्स, पैरामिडल सेल्स, स्टिलेट सेल, बास्केट सेल और सेल्स ऑफ मार्टिनेटी। हम स्टार्ट करते हैं पहली लेयर से, जो कि कौन सी, मॉलिक्यूलर या फ्लेक्सिफॉर्म लेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है सिरिब्रल कॉर्टेक्स की। सबसे पहली लेयर में सेल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कैजाल, ये देखिए हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ कैजाल। सेकंड लेयर जो कि है एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, इसमें स्टिलेट सेल्स होते हैं, ये स्टिलेट सेल्स पड़े हुए हैं। तो थर्ड लेयर है वो एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर। पैरामिडल सेल्स बहुत बड़े होते हैं, जिसे हम पैट्स सेल्स भी कहते हैं। तो हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं पैरामिडल सेल के साथ मार्टिनेटी सेल्स जरूर होंगे, प्लस स्टिलेट सेल्स और बास्केट सेल्स भी होते हैं इस लेयर में। चौथी लेयर है इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, इसमें हमारे बाइलार्जर लेयर्स होती है। आउटर बाइलार्जर लेयर 4th लेयर में होती है और इनर बाइलार्जर लेयर इंटरनल पैरामिडल जो कि 5th लेयर उसमें होती है। ठीक है, बाइलार्जर लेयर वो होती है जो ज्यादातर होती है सेंसरी एरियाज में, जहाँ थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर जहाँ गिरते हैं वो एक लेयर बन जाती है, कहते हैं बाइलार्जर लेयर। और ये जो 4th लेवल पे लेयर है उसको आंख से भी देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्राया ऑफ जिनारे, स्ट्राया ऑफ जिनारे। इंक्रीज इन सेंसरी कॉर्टेक्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स। फिर जो 5वीं लेयर है उसमें जाहिर है इंटरनल पैरामिडल लेयर, पैरामिडल सेल्स होंगे और सेल्स ऑफ मार्टिनिटी होंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मल्टीफॉर्म लेयर, जो कि मर्ज हो जाती है विद द वाइट मैटर। हमें पता है ये जो आउटर लेयर है ये जो है ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर प्रेजेंट एट द कॉर्टेक्स एंड वाइट मैटर प्रेजेंट इन द मेडुल्ला। बट स्पाइनल कॉर्ड में ये अपोजिट है, जो ग्रे मैटर है वो सेंटर में होता है और जो वाइट मैटर है वो आउटर होता है। चलिए, ये सेल्स हो गए कुछ और उनकी लोकेशन हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं पैरामिडल सेल्स किसके साथ साथ होते हैं, सेल्स ऑफ मार्टिनिटी। इन दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की है, जहाँ जहाँ पैरामिडल सेल्स होंगे वहाँ सेल्स ऑफ मार्टिनिटी भी होंगे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी, हाँ ये वाला एरिया, लेफ्ट पेरिसेल्वियन एरिया और राइट पेरिसेल्वियन एरिया। वो एरिया जो सेल्वियन सल्कस या लेटरल सल्कस के अराउंड सेल्वियन सल्कस, उसे कहते हैं पेरिसेल्वियन एरिया। जो लेफ्ट साइड का है अगर उसमें डैमेज हो तो ग्लोबल एफेजिया होता है, ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया मेन हमें पता है जो एफेजिया होता है वर्निक्स एरिया पे उसे कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया, सेंसरी एफेजिया। और जो वर्निक्स एरिया पे एफेजिया होता है, वर्निक्स एरिया जो ब्रोका एरिया खराब होने से होता है वो होता है मोटर एफेजिया या एक्सप्रेसिव एफेजिया। अब कहते हैं कलेक्टिव फॉर ग्लोबस ब्रोका एंड वर्निक एरिया, अगर दोनों खराब हो जाएं, रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव, तो कलेक्टिवली कहते हैं ग्लोबल एफेजिया। होता क्यों है, लेजन एट द लेफ्ट पेरिसेल्वियन एरिया। जो राइट पेरिसेल्वियन एरिया, जो राइट साइड का सेल्वियन सल्कस के अराउंड पार्ट है वो खराब हो तो एप्रोसोडिया हो जाता है। एप्रोसोडिया क्या है कि इनएबिलिटी टू कन्वे इमोशनल पेरोसिटी,
मतलब हम जो भी इमोशनल है, फॉर एग्जाम्पल पैरोसिटी किसे कहते हैं, जिसमें पाज या स्ट्रेस या रेट या लाउडनेस को हम भूल जाएं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमोशनल चीज़ हम वो कर ना पाएँ, उस हिसाब से हम डिलीवर ना कर पाएँ, कन्वे ना कर पाएँ इमोशनल एस्पेक्ट के हिसाब से। पास देना होता है, कहीं रुकना होता है, कहीं आवाज़ लाउड करनी होती है, कहीं स्ट्रेस देना होता है, कहीं पिच कम या ज़्यादा करनी होती है, तो वो जो नहीं हो पाती है इमोशनल पैरोसिटी, ये प्रोसोडिया ड्यू टू लेजन एट द राइट पेरिसेल्वियन एरिया। उसके बाद हम 3 टाइप के फाइबर्स हमने पढ़े, एसोसिएटेड फाइबर्स, कमिश्रल फाइबर्स और प्रोजेक्शन फाइबर्स। जो एसोसिएटेड फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स जो कि विद इन वन हेमिस्फीयर होते हैं, एक हेमिस्फीयर के दरमियान जो आपस में रहते हैं, घर के अंदर, घर की बात घर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। एक हेमिस्फीयर के आपस में जो भी इंटरन्यूरॉन्स हैं, फाइबर्स हैं, वो हैं associated fibers. Examples are cingulum, superior longitudinal fasciculus, inferior longitudinal fasciculus. फिर है कमिश्रल फाइबर्स, दो हेमिस्फीयर्स को जो आपस में जोड़ते हैं उसे कहते हैं कमिश्रल फाइबर्स। एग्जांपल है कार्पस कैलोसम, इंटीरियर कमिश्र एंड पोस्टीरियर कमिश्र। फिर आते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स, जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को बाकी आउटर पार्ट से जोड़ते हैं। एग्जांपल है कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल और एक्सटर्नल कैप्सूल। उसके बाद आते हैं हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर या डोमिनेंट हेमिस्फीयर, जो 80% पीपल में लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो नॉन डोमिनेंट होता है। अब देखिए ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है। दोबारा से हम अगर इसकी रिवीजन करें तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेंट्रल सर्कस है या सर्कस ऑफ सेलियस है, तो उसका इंटीरियर पार्ट एरिया 4 प्राइमरी मोटर एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 6 प्री मोटर एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 8 प्री फ्रंटल एरिया, और उसके बाद एरिया 9, 10, 11 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसी तरह ये भी एरिया 4, एरिया 6, एरिया 8, 9, 10 और 11। और इसके जो पीछे वाला एरिया है सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटोसेंसरी एरिया में जो 3, 1, 2 है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, और 5, 7 एसोसिएटेड सेंसरी एरिया। और यहाँ पे हमारा कौन सा एरिया होता है, एरिया 43 जो पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है। फॉर दिस सेंटर है किसका, टेस्ट का। न्यूक्लियस कौन सा है टेस्ट के लिए, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। चले इस तरह ये भी एरिया 3, 1, 2 और एरिया 5, 7 और एरिया 43। और ऑक्सीपिटल लोब अगर हम दें एरिया 17, एरिया 18, एरिया 19 जो कि स्ट्राइएटल एरिया है, पेरिस्ट्राइएटल एरिया है, पैरास्ट्राइएटल एरिया है। अब हम और ये पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है ये कैलोसम है, कार्पस कैलोसम, जो दो हेमिस्फीयर को जोड़ता है, जो कि एग्जांपल है कमिश्रल फाइबर्स की। और वो पार्ट जो दो हेमिस्फीयर को अलग करता है वो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद अगर कार्पस कैलोसम डैमेज हो जाए कंजेनिटली, दो हेमिस्फीयर आपस में जुड़ ना पाए, स्प्लिट हो, जैसे कहते हैं स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम या कैलोसल सिंड्रोम। स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम या कैलोसल सिंड्रोम में कार्पस कैलोसम डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है, एब्सेंट होता है, तो जो स्किल्ड मूवमेंट है होती है राइट साइड की, वो लेफ्ट साइड उसको अप्लाई नहीं कर पाता, और जो लेफ्ट साइड की स्किल्ड मूवमेंट है राइट साइड उसको कैरी कर पाते हैं। तो अगर हम डोमिनेंट हेमिस्फीयर देखें तो उसमें कौन फंक्शन है या सेंटर है डोमिनेंट हेमिस्फीयर, नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिक्स, पॉजिटिव इमोशंस, बिकॉज जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर का अमिगडाला है वो पॉजिटिव इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का अमिगडाला है वो नेगेटिव इमोशंस का सेंटर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, नेमिंग, फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि E = mc स्क्वायर, आइंस्टाइन की जो थी एनर्जी = मास एंड स्पीड ऑफ लाइट स्फीयर। जो भी इस तरह के काम है, फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया जी सारी चीज़ें, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एंड methodological thinking, speech control, meanings and writings and auditory cortex of the right ear, ये सारा किसका पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के, जो कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर है। उसके बाद अगर हम पढ़ें जी राइट हेमिस्फीयर, जो कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, जो कि सेंटर है फॉर क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक या आर्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, स्पेशल परसेप्शन एंड मेमोरी, ये सारा नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के सेंटर यहाँ पड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पाथवे पढ़े। पाथवे हैं, ये सबसे पहला रीडिंग अ सेंटेंस एंड रिपीटिंग इट लाउडली। हमने सेंटेंस रीड कर रहे हैं और जोर से पढ़ रहे हैं उसको। कैसे है, सबसे पहले रीडिंग के लिए आंखों, आई बाल होना जरूरी है। हमने ऑलरेडी पढ़ दिया, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक क्यास्मा है, ऑप्टिक ट्रैक किधर जाती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर ऑप्टिक रेडिएशंस या मेयर्स लूप्स के थ्रू हमारे स्ट्राइटल एरिया, उस एरिया 17 है,
वहाँ जाता है, फिर वहाँ से किधर जाता है एंगुलर गायरस में, जो कि कौन सा है एरिया 39। वहाँ से फिर एंगुलर गायरस से वर्निकीज एरिया में जाता है, वर्निकीज एरिया से वाया आर्कुएट फेसिकुलस ब्रोकाज एरिया में चला जाता है, फिर ब्रोकाज एरिया से हमारा जो ब्रॉडमैन एरिया 4 है प्राइमरी मोटर एरिया वहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से मेडल्ला और मेडल्ला से लैरिंक्स। तो जो हमने रीड किया था वो हमने लाउडली स्पीक कर दिया, रिपीट कर दिया। दूसरा पाथवे है जी हियरिंग अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट। हियरिंग के लिए आपको कौन तो कॉर्नोथोरी फाइबर जाते हैं, हमें पता है कॉक्लियर वेस्टिब्यूल फाइबर लेटरल एमडिस्कस और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। एट द एंड हमारा सेंटर है एरिया 41 42 जो सेंटर है ऑडिशन का वहाँ जाते हैं, फिर उसका एरिया 22 है जो एसोसिएटेड एरिया फॉर हियरिंग, फिर 22 से हमारा वर्निक्स एरिया में जाता है, फिर वर्निक्स एरिया से वाया आर्कुएट फेसिकुलस ब्रोकाज एरिया में जाता है, फिर ब्रोकाज एरिया से P4 ब्रॉडमैन एरिया 4 जो कि प्राइमरी मोटर एरिया है एट द सेंटर एट प्री सेंट्रल गायरस द फ्रंटल लोब, फिर वहाँ से मेडल्ला मेडल्ला स्पिलर जो हमने फिर सुना था क्वेश्चन तो वो हमने आंसर कर दिया। तो ये हमारे दो पाथवे थे, ये हमारा डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर था, ये हमारे फिशर्स थे, ये हमारे कॉर्टिकल लेयर्स थी और ये था हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स।